मित्रों, मैं हूँ राज मस्ताना और आरएम स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूँ। हम मित्रों वर्णमाला पढ़ रहे थे और वर्णमाला में हम प्रमुख वर्ण और उनमें कौन अंतस्थ है, कौन ऊष्म है, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, मूल वर्ण कितने हैं और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, ये सब हमने पढ़ा है। और इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए वर्णमाला का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं और जिसमें हम महत्वपूर्ण जानकारी ये पाएंगे कि वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं, कौन सा वर्ण किस उच्चारण अवयव से उच्चरित होता है। पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपने यदि यह वीडियो पूरी तन्मयता के साथ अंत तक देखा तो आपका किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न गलत नहीं जाए, क्योंकि मैंने महत्वपूर्ण जितनी भी स्रोत है उनका अध्ययन करने के बाद आपके लिए नोट्स मेकिंग पद्धति में ये वीडियो बनाया है। और आप चाहो तो इस बनाए गए वीडियो में जो मैंने जिस प्रकार कंटेंट तैयार किया है वैसे आप अपने नोट्स भी बनाकर तैयार कर सकते हो। और वीडियो को एक बार देखने पर ना समझ आए तो आपको दोबारा देखना चाहिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैंने जो प्रयास किया है वो निश्चित तौर पे आपकी सफलता में और आपको सक्षम बनाने पर काम आएगा। आइए हम शुरुआत करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। सबसे पहले ये बात आती है कि उच्चारण स्थान कितने माने गए हैं। तो उच्चारण स्थानों की संख्या हिंदी वर्णमाला में आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है 8। यदि ऑप्शन में 8 नहीं आए तब आपको 6 मिलेगा और आपको 6 क्लिक कर देना है। यदि 8 नहीं हो तो 6 को क्लिक करना है और यदि ऑप्शन में 8 है और 6 भी है उस समय आपको 8 ही क्लिक करना है, क्योंकि मान्य उच्चारण स्थानों की संख्या 8 ही है। और यदि इन दोनों के ये दोनों भी ऑप्शन में ना हो, 6 और 8 भी ना हो ऑप्शन में, तब आप 3 को क्लिक कर देना। किसको? 3 को, क्योंकि वेदों में उच्चारण स्थान 3 बताए गए हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। हमारे मुख्य अवयव से हम जैसे जैसे उच्चरित करते हैं, सबसे पहले उच्चारण स्थान आता है कंठ, फिर आता है तालु, फिर आता है मूर्धा, फिर दंत, फिर औष्ठ और एक अलग है नासिका। पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अब पहला उच्चारण स्थान है वो है कंठ। क्या है? कंठ। देखो, कंठ से संस्कृत में जो सूत्र है यदि आप वो याद करो तो वो बहुत ही आसान है। सूत्र से जो कोई चीज़ याद हो जाती है उसे हम भूलते नहीं, इसलिए मैंने सूत्र याद कर रखे। आप भी चाहो तो मैं बोल दूंगा सूत्र और आप याद कर लेना। देखो, संस्कृत में सूत्र है, इसका कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों के लिए संस्कृत में सूत्र दिया गया है। अब कु है, विसर्ग या नाम कंठ है। एक बार वापस बोलता हूँ, ध्यान से सुने। ए कु है, विसर्ग या नाम है, कंठ है। यानी कि ए और आ कै वर्ग है और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। इसी प्रकार मैंने लिखा है यहाँ कि ए, देखो ये र नहीं है, यहाँ आ है। क्या है? आ। ठीक है, आ। तो ए, आ और कै वर्ग है और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ठीक है, देखो नीचे मैंने एक विशेष बात लिखी है, वो ये है कि ए का उच्चारण स्थान यदि आपको ऑप्शन में कंठ या कंठे वर्ण मिले तो आपको ये कर देना है। यदि कंठ ऑप्शन में नहीं मिले तब आपको उर क्लिक करना है। क्या करना है? उर। और यदि उर भी ऑप्शन में न हो तब आप नब्बे क्लिक कर देना। क्या कर देना? नब्बे। ठीक है, नब्बे। और इसी के साथ है का उच्चारण स्थान भी बताया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि है का उच्चारण स्थान क्या है। तो आप है के उच्चारण स्थान में भी पहला तो क्या करोगे? कंठ करोगे। क्या करोगे? कंठ करोगे। और यदि कंठ ऑप्शन में नहीं है तो आप काकल्य करोगे। क्या करोगे? काकल्य करोगे। और काकल्य भी ऑप्शन में नहीं है तो आप उरस्य क्या करोगे? उरस्य यानी कि उर करोगे। ठीक है, अगला उच्चारण स्थान है हमारे सामने तालु। तालु के लिए जो संस्कृत में सूत्र प्रयोग किया जाता है वो है ई चू यसा नाम तालु। ई चू यसा नाम तालु। ई यानी कि ई और ई, चू यानी कि च वर्ग और यश यश यानी कि ये और स, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ठीक है, ये संस्कृत में क्या कर सकते हो? इचस, इच यस, इचस, इच यस, इचस, इच यस, इच यस। ई और च से च वर्ग याद रखना, ये और स, इच यस, है ना? और ए को ऐसे याद कर सकते हैं, अ का है, ए का है ना? इसको अ का है, इसको ई च यस, इच यस तालु, इच यस तालु, अक है कंठ है, अक है कंठ है। ठीक है, इस प्रकार भी याद कर सकते हो। ये हिंदी में सरल तरीके हैं अगर सूत्र याद नहीं कर पाओ तो। अब है मूर्धा। री टू रसाणाम मूर्धा। री टू रसाणाम मूर्धा। मूर्धा यानी कि मुख से जो उच्चरित होते हैं। मुख का मतलब है यहाँ से अपने जो मुख है ना, तालु से आगे यानी कि ऊपर वाला भाग है ना। री ट र श, ये है ना। देखो री क्या है? री ट वर्ग र और श है। आप इसे रीटरस याद कर सकते हो। रीटरस ऐसे है ना। रिटरस ऐसे याद कर सकते हो। मैं तो ये कहूँगा यदि आपको संस्कृत के सूत्र याद होते हो तो एक बार वो कर दो, फिर टेंशन ही खत्म।
कैसे याद करके, अ कुह वर अ कुह विसर्ग निय नाम कंठ, ईचु यसा नाम तालु, रीटु रसा नाम मूर्धा, ऋतु लसा नाम दंता, उपु पद्मा नि नाम ओष्ठो। यंगणनम यंगणनम नासिका च, है ना, कितना आसान तरीका है ना। अकुह विसर्ग निय नाम कंठ, अकुह विसर्ग निय नाम कंठ, ईचु यसा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु लसा नाम दंता, उपु पद्मा निय नाम ओष्ठो, यंगणनम च नासिका च, यंगणनम नासिका च। ऐसे याद करो, बहुत सरल तरीका है। तो हमने रे तक पढ़ लिया। अब है दंत। क्या है? दंत। क्या है? दंत। दंत लृ तुलसा नाम दंता। आप चाहो तो इसे याद कर सकते हो, त ल स दंत, तलस दंत, है ना, तलस दंत। त से त वर्ग, ल और स, ये हो गया दंते, है ना। संस्कृत का सूत्र चाहो तो लृ तुलसा नाम दंता। लृ यानी कि लृ जो संस्कृत में उच्चारण स्थान वर्ण माना गया, हमारे हिंदी वर्णमाला में लृ कोई वर्ण नहीं है, इसलिए लृ को छोड़ के लृ तू से त वर्ग, लसा नाम दंता, है ना। ये देखो। अब है औष्ठव। उ प वर्ग, सूत्र है संस्कृत का उ पु पद्मानिया नाम औष्ठ है। तो आप याद रखोगे उ और प वर्ग, उप उप याद रख लो, आप उप याद रख लो, उप से याद वो हो जाएगा उ यानी कि उ, और प यानी प वर्ग, है ना। विशेष क्या है? देखो, विशेष ये है कि मुखाकृति, मुख की आकृति के आधार पर भी इन वर्णों को बांटा गया है। वर्ण क्या है? स्वरों को बांटा गया है ना। मुखाकृति के, मुख की आकृति, मुखाकृति यानी कि मुख की आकृति के आधार पर स्वरों के उच्चारण स्थान को बांटा गया है। जिसमें देखो उ ओ औ, इनके उच्चारण में हमारे मुख की आकृति वृत्त के समान हो जाती है, इसलिए इनको वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जबकि ए आ ई री ए आई के उच्चारण करते समय हमारे मुख की आकृति साधारण बनी रहती है, यानी कि इसमें वृत्त के समान मुख की आकृति नहीं होती है, इसलिए इनको अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। अब देखो, नासिका। नासिका से उच्चारण सभी वर्ग के अंतिम वर्ण, यानी कि वर्ग के अंतिम वर्ण अंग, य, अण, न और मैं, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि अपने अपने वर्ग के साथ भी इनका उच्चारण स्थान है और नासिका भी इनका उच्चारण स्थान है। मैंने नीचे जो प्रश्न दे रखा है, इस प्रश्न को समझने की कोशिश करना कि मैंने ये प्रश्न क्यों दिया। मैंने प्रश्न दिया है कि अंग का उच्चारण स्थान, अंग का सही उच्चारण स्थान बताइए, अंग का सही उच्चारण स्थान बताइए, अंग का सही उच्चारण स्थान बताइए। देखो, अब अंग क वर्ग में आता है, क ख ग ग अंग, तो क का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, और उसी प्रकार अंग का उच्चारण स्थान नासिका भी है। यदि आपको ऑप्शन में कंठ और नासिका मिल जाए तो पहले आप कंठ नासिका को करोगे, और यदि कंठ नासिका नहीं मिले तो आप केवल नासिका को इसका उच्चारण स्थान बता दोगे। लेकिन यदि नासिका भी नहीं है तो उस समय आप कंठ इसका उच्चारण स्थान बता दोगे। क्या है? कंठ बता दोगे। यदि पहला ऑप्शन, ध्यान रखें, यदि आपको कंठ नासिका ऑप्शन में मिल रहा है तो इन सभी पांचों वर्णों के लिए अपने अपने वर्ग का उच्चारण स्थान और उसी के साथ नासिका को मिलाते हुए इसका उच्चारण स्थान बताओगे। और यदि ऐसा नहीं मिलता है तो दूसरा नासिका उच्चारण स्थान बताओगे। और यदि ऐसा ऑप्शन नहीं मिले, यानी कि अपने वर्ग के साथ और नासिक के साथ न मिल गए और नासिका भी न मिले, तब इनका अपने वर्ग के साथ जो उच्चारण स्थान, देखो जैसे कि मैं कहूँगा कि न का उच्चारण स्थान कौन सा का उच्चारण स्थान कौन सा है? न का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन में नंबर 1 है दंत नासिका, ठीक है, दूसरा है नासिका, तीसरा है दंत। समझ में आई? पहला ऑप्शन मैंने दे दिया दंत नासिका, दूसरा दे दिया नासिका और तीसरा दे दिया दंत। इस समय आप जो न का उच्चारण स्थान करोगे वो करोगे दंत नासिका, क्योंकि यहाँ दंत भी है और नासिका भी है। और यदि छोड़ दो कि दंत नासिका ऑप्शन में नहीं है, तब आप क्या कर दोगे? नासिका कर दोगे। और हाँ, नासिका भी ऑप्शन में नहीं है और दंत नासिका भी ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि ये दंत उच्चारण स्थान का वर्ण है। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए आपको। ठीक, 7वां उच्चारण स्थान है उर और अंतिम है 8वां जिह्वा मूल। अब इसके बाद भी हमारे कुछ वर्ण बचे। देखो जैसे कि हमने व का उच्चारण स्थान नहीं पढ़ा। किसका नहीं पढ़ा? व एक व्यंजन है, आप सभी जानते हैं। और व का उच्चारण देखो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसका सबसे बड़ा लॉजिक है प्रयोग। देवनागरी लिपि विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। क्या है? देवनागरी विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। इसका कारण क्या है? विज्ञान में क्या होता है? प्रयोग, और प्रयोग के बाद में सिद्ध। तो हिंदी वर्णमाला में भी यही, यानी कि देवनागरी लिपि के जो वर्ण हैं वो भी यही कहते हैं कि मुझे प्रयोग करो और समझो और सीखो। तो वह क्या है? वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ बताया है। क्या बताया है? दंतोष्ठ। अब वो कैसे? क्योंकि जब भी हम वह का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा निचले ओठ से ऊपर के धातु को छूती है, तभी हम वह का शुद्ध उच्चारण कर पाते हैं। प्रयोग करके देखिए, वह वह वह। कभी कभी प्रश्न सीधा इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि निचले ओठ को काट देने पर आप किस वर्ण का उच्चारण नहीं कर पाओगे?
तो आपको प्रयोग करके देखना है और बताना है कि वह एक ऐसा वर्ण है जिसके को यदि हमारे निचले होंठ को काट दिया जाए तो आप वह का उच्चारण नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए आपको प्रयोग के आधार पर बताना है कि वह का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ। इसी प्रकार कुछ स्वर है जैसे कि ए और आई, है ना, ए आई ओ औ, इनके उच्चारण स्थान भी पूछे जा सकते। अब देखो इनके उच्चारण स्थान के साथ में दो वर्ण मिले, दो उच्चारण स्थान मिले हुए, कंठ और तालु, कंठ और ओष्ठ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ए का निर्माण, क्योंकि इस ए का निर्माण ए प्लस ई से होता है। तो आपको ये पता है कि ए का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है। इसी कारण इस ए का उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठ तालु। इसी प्रकार आई का उच्चारण स्थान भी कंठ तालु हो जाएगा। देखो अब ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या हो, ओ और औ का उच्चारण स्थान, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ क्यों हुआ, क्योंकि ओ भी ए और ऊ से मिलकर बना हुआ। तो ए का उच्चारण स्थान हम सभी जानते हैं कंठ है और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसी प्रकार इसका उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा, कंठ ओष्ठ है। ओ और ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ ओष्ठ। ठीक है, आगे चलते हैं। जो स्वर है ना, उन सभी को जिह्वा के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया। केवल स्वर ही है इसमें, याद रहे, केवल स्वर है ना। स्वर कौन कौन से, देखो ए। अब ए को बताया गया है मध्य। क्या बताया गया, मध्य। आपको याद रखना कि जिह्वा के आधार पर कैसे, क्योंकि ए का उच्चारण स्थान पर हवा मुख के मध्य से निकलती है। देखो ए। और इसी प्रकार ई री ए आई के उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुख के अग्रभाग को छूती है। देखो ई री ए आई, है ना। यानी कि आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे हवा हमारे दांतों के पास से ही ऊपर से निकल रही हो। ई री ए आई, इसलिए इनको अग्र स्वर कह दिया गया है। जबकि आ उ ओ औ, इनके उच्चारण में हमें ऐसा प्रतीत होगा कि हवा जैसे कि मुख के पीछे वाले भाग यानी कि तालु के आसपास से आ रही होगी, जैसे कि आ उ। तो इनको क्या कह दिया गया, पश्च स्वर। क्या कह दिया गया, पश्च स्वर। आप ध्यान रखेंगे जिह्वा के आधार पर ए को मध्य स्वर बतलाया गया है, ई री ए आई को अग्र स्वर बतलाया गया, जबकि आ उ ओ और औ को क्या बतलाया गया, पश्च स्वर। अब हम बात करते हैं प्रयत्न। प्रयत्न कह दो या यत्न कह दो, यत्न या प्रयत्न हिंदी में कितने होते हैं, दो होते हैं। यत्न और प्रयत्न हिंदी वर्णमाला में दो बतलाए गए हैं। पहली बात यह है कि यत्न या प्रयत्न क्या होते हैं। तो यत्न या प्रयत्न क्या होते हैं, यत्न और प्रयत्न होते हैं कि वर्णों के उच्चारण में होने वाला कष्ट ही यत्न या प्रयत्न कहलाता है। इसे ही स्वर तंत्रियों का कंपन कहते हैं। ठीक है, अब यत्न और प्रयत्न सीधा प्रश्न कि कितने होते हैं, तो दो होते हैं। पहला नंबर एक आभ्यंतर, जो यहाँ लिखा हुआ आभ्यंतर, है ना। पहला तो हो गया आभ्यंतर और दूसरा हो गया बाह्य प्रयत्न। क्या हो गया, बाह्य प्रयत्न। ये दो है, तो पहला हो गया आभ्यंतर, दूसरा हो गया बाह्य। तो आभ्यंतर के आधार पर आभ्यंतर कितने बताएंगे, प्रश्न पूछा जाएगा हिंदी वर्णमाला में आभ्यंतर कितने हैं, तो आप बताओगे 4। हिंदी वर्णमाला में आभ्यंतर कितने हैं, 4। जबकि संस्कृत में 5 माने गए हैं। आपको 4 हिंदी के याद रखने हैं। आभ्यंतर कौन कौन से हैं, इनका क्या प्रयोग है। आभ्यंतर देखो, पहला है स्पृष्ट। स्पृष्ट का अर्थ होता है छूना। स्पृष्ट का अर्थ होता है छूना। यदि मुख अवयव से कोई वर्ण किसी न किसी अवयव भाग को छू रहा है तो सामान्य घर्षण तो होगा ही और कंपन भी सामान्य होगा। इस प्रकार स्पृष्ट वर्णों में हम सभी स्पर्श व्यंजनों को गिनते हैं। सभी स्पर्श व्यंजनों को किस में, स्पृष्ट यानी कि छूना, आभ्यंतर में गिनते हैं और इनकी संख्या मानी गई है 25। ठीक है, अब है ईषत् स्पृष्ट। ईषत् स्पृष्ट का मतलब हुआ, ईषत् का अर्थ हो गया कम, स्पृष्ट यानी छूना। यदि किसी वर्ण के उच्चारण में थोड़ा जिह्वा कम छूती है तो सामान्य बात है कि घर्षण भी कम होगा और कंपन भी कम होगा। ऐसे वर्ण हिंदी वर्णमाला में हैं 4 और उन्हें हम कह देते हैं अंतस्थ। कितने हैं, 4 हैं और चारों को कहते हैं अंतस्थ। अंतस्थ आप सभी जानते हो, य र ल और व, ये हो गए अंतस्थ। ठीक, अब है ईषत् विवृत। ईषत् का अर्थ मैंने पहले बता दिया, कम, और विवृत यानी खुलना। जब किसी वर्ण के उच्चारण में मुख कम खुलेगा तो सामान्य बात है कि मुख कम खुलेगा तो घर्षण ज़्यादा होगा और ऊष्मा भी ज़्यादा निकलेगी। और ऊष्मा ज़्यादा निकलेगी तो इन उच्चारणों को हम कह देंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आप सभी जानते हैं ऊष्म व्यंजन हैं कौन कौन से, श, है ना, श, स और है। इनको क्या कहा गया, ऊष्म व्यंजन। और ये किस वर्ग में आएगा, ईषत् विवृत। ईषत् विवृत का मतलब होगा ईषत् यानी कम, विवृत यानी खुलना। जब मुख थोड़ा खुलेगा तो घर्षण बहुत ज़्यादा होगा। घर्षण बहुत ज़्यादा होगा तो ऊष्मा बहुत ज़्यादा निकलेगी, यानी कि हवा गर्म निकलेगी। और इसी आधार पर इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं और इन्हीं को हम ईषत् विवृत वर्ण कहते हैं। अब हो गया बात विवृत। विवृत यानी कि खुलना यानी कि मुख आराम से खुला रहेगा। मैंने पहले भी स्वर की परिभाषा जब बताई थी, ये कहा था कि स्वर ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से आसानी से किया जा सकता है। जब आसानी से उच्चारण किया जा सकता है, जब मुख पूरा खुला है, तो घर्षण भी बिल्कुल कम होगा और बल बिल्कुल नहीं लगेगा। और ऐसे वर्ण है सभी स्वर। कौन से हैं, सभी स्वर। और स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11, है ना। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने माने गए हैं, 11। ठीक है, ए आ ई उ री ए आई ओ औ, ये हो गए, है ना। याद रखना, एक बार फिर बोल रहा हूँ, अम और अह को स्वर नहीं गिनोगे, क्योंकि अम और अह एक ए योग वा है और द्रि एक स्वर होता है जो संस्कृत में चलता है। हिंदी वर्णमाला में द्रि का कोई भी काम नहीं है, है ना। ठीक है,
देखो ये बताया मैंने, सभी अभ्यंतर बता दिए चारों, विवृत, ईशत विवृत, स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट, है ना। एक संवृत है जिसे हम कहते हैं बंद, क्या कहते हैं, बंद, है ना। ये देखो क्या है, संवृत्त जिसे हम बंद कहते हैं, ये हिंदी वर्णमाला में मान्य नहीं है क्योंकि इसका प्रयोग संस्कृत में होता है। अब हम बात करते हैं बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न की बात करते हैं तो बाह्य प्रयत्न हिंदी वर्णमाला में बाह्य प्रयत्नों की संख्या 11 बताई गई। बाह्य प्रयत्न कितने बताए, 11। मैं 11 बताऊँगा। ये देखो मैंने लिख रखा है विवार, श्वास और अघोष। ये एक नहीं है, ये 3 है। कितने हैं, ये 3 बाह्य प्रयत्न हैं। कितने हैं, 3। अब ये तीनों बाह्य प्रयत्न में समान वर्ण आते हैं, इसलिए मैंने इनको एक ही वर्ग में डाल दिया और समझाने के लिए कि आसान होगा, ठीक है। देखो पहला है विवार, विवार, श्वास और अघोष। अब इसमें कौन से वर्ण आएंगे, विवार, श्वास और अघोष में वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और ऊष्म व्यंजन के तीनों शय। समझना, एक बार ध्यान से सुनना। विवार, श्वास और अघोष में अपने अपने वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और ऊष्म व्यंजन के तीनों शय। इस प्रकार इनकी संख्या देखो 2 × 5 वर्ग है, यानी कि देखो पहला और दूसरा वर्ग का और कुल वर्ग कितने, 5, तो ये तो हो गए 10 और तीनों से यानी कि 3 ये, तो इनकी संख्या कुल मिलाकर कितनी हो गई, 3 × 10 = 13, है ना। इस प्रकार इनकी संख्या कितनी हो गई, 13, है ना। एक बार देखना, वापस ध्यान से सुन लेना। विवार, श्वास, अघोष में अपने अपने वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और ऊष्म व्यंजन के तीनों से विवार, श्वास और अघोष ही है, ठीक है। दूसरा बात हो गई संवार, नाद और घोष। घोष को ही हम सघोष कह सकते हैं। देखो से कोई उपसर्ग है जो इसके घोष के आगे लगा दिया और यह हो गया सघोष, ठीक है, वरना घोष ही सघोष है ना। तो संवार, नाद और सघोष या घोष, तो इसमें कौन सा, वहाँ हमने प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण गिना था, तो यहाँ हो जाएगा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। कौन सा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और साथ में अंतस्थ। अंतस्थ कौन कौन से थे, य, र, ल और व, 4 ये अंतस्थ और 3 × 5 = 15 व, ठीक है। और सभी स्वर कितने, स्वर कितने, 11। अब देखो इनको जोड़ो, कितने हो गए, 15 × 15 = 30 और एक बचा हुआ हमारे उसमें व्यंजन है, ठीक है ना। इस प्रकार संवार, नाद और घोष की संख्या कितनी होगी, 31। संवार, नाद और घोष वर्णों की संख्या हो गई 31। संवार, नाद और घोष वर्णों में जो वर्ण आएगा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यानी कि एक वर्ग के 3 वर्ण आ रहे, कुल वर्ग 5 है, 3 × 5 = 15, है ना। और अंतस्थ, अंतस्थ हो गए य, र, ल, व, चारों और बचा हुआ वर्ण व है, बचा हुआ है और सभी स्वर की संख्या, स्वरों की संख्या है 11। इस प्रकार ये हो गए क्या, संवार, नाद और घोष वर्ण। देखो ठीक है, इनके उदाहरण ऐसे आते हैं। देखो बाह्य प्रयत्न में संवार, नाद, घोष के उदाहरण है ना, वो इस प्रकार आते हैं। दिग्गज, गरगर, गग्गर, है ना, ये गग्गर है, क्या है, गग्गर, गग्गर, ऐसे, है ना। गूंज होती है, नाद होता है, घोष होता है इनको उच्चारण में, इसलिए इनको क्या कह दिया गया, संवार, नाद और घोष, ठीक है। अब अल्प प्राण और महाप्राण, ये वायु के आधार पर मुख्य नासिका, यानी कि इनके उच्चारण में जो वायु निकलती है, कम वायु निकलेगी तो अल्प प्राण और ज़्यादा वायु निकलेगी तो महाप्राण, है ना। देखो 3, 3, 6 तो मैंने बता दिया पहले, कितने बताए, 3, 3, 6, है ना। अब देखो अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में ध्यान रखना, पहला, तीसरा और पांचवा, है ना, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, यानी कि अपने वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा और सभी अंतस्थ 3 ये हो गए और अंतस्थ 4, है ना। अंतस्थ य, र, ल हो गए और ये 3 × 5 = 15 ये हो गए और सभी स्वर कितने, 11। तो इस प्रकार कितने हो गए, 30। अल्प प्राण वर्णों की संख्या 30 है। प्रश्न आएगा कि सभी स्वर है, सभी स्वर्ण अल्प प्राण है और अल्प प्राण के साथ ही सघोष या घोष है, ठीक है ना। देखो कोई भी वर्ण दिया जा सकता है और उसकी विशेषता पूछी जा सकती है, कि जैसे पूछ लिया जाए कि सभी अंतस्थ व्यंजन होते हैं अल्प प्राण, सघोष, सही या गलत, सही बात है, क्योंकि सभी अंतस्थ अल्प प्राण में भी आ रहे हैं और इधर किसमें, सघोष या नाद में भी या संवार में भी आ रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखो महाप्राण यानी कि दूसरा और चौथा वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और सभी ऊष्म, है ना, ये हो गए महाप्राण, है ना। ऊष्म व्यंजन और दूसरा चौथा, इनकी संख्या कितनी होगी, 14 है। कितनी होगी, 14 है, ठीक है। अब कुछ सामान्य फैक्ट हैं जो आपको जानना जरूरी है और मुझे भी बताना जरूरी है, एक बार रिवीजन हो जाएगा। देखो हिंदी वर्णमाला में यदि कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या आप बताओगे 52। कितनी बताओगे, 52। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो आप बताओगे 52, कितनी, 52, है ना। वो 52 कौन कौन से हैं, 11 तो स्वर है, क्या है, 11 स्वर है, 25 स्पर्श है, संयुक्त अक्षर 4 है, अंतस्थ भी 4 है, उसमें भी 4 है, उत्सिप्त भी 2 है और 2 अयोग्य है। ये हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 मानी। कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 4 अंतस्थ और 5 आगत वर्ण बतलाए हैं, है ना। आगत वर्ण
माने हैं। पूछा जाए कि मूल वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या कितनी है, तो मूल वर्ण है 44। प्रश्न देखो दो प्रकार से आएगा, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 और हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या 44। मूल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, 44। ठीक है, देखो मूल वर्ण कौन कौन से, मूल वर्ण है 11 ही तो स्वर और 33 व्यंजन, ये मूल वर्ण है और इनको मिलाकर हम कितने हो जाएंगे, 44। ये हो गए मूल वर्ण। देखो 33 व्यंजनों का विभाजन है, 33 व्यंजन है ना, उनके हैं 33 व्यंजन कौन कौन से, 25 तो स्पर्श हैं, 4 अंतस्थ है और 4 उसमें है। 25 स्पर्श व्यंजन आप सभी जानते हैं, प्रत्येक वर्ग के 5-5, क च ट त प ये वर्ग है और इसी के क ख ग ग अंग, च का च छ ज ज य, ट में ट ठ ड ढ, त में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। ये हो गए पाँचों वर्ग और पाँचों वर्ग में एक वर्ग में 5 वर्ण है तो 5 25। अंतस्थ है य र ल व और ऊष्म श स और है, ये हो गए ऊष्म। और 5 सहायक चिन्ह माने गए। देखो ये है अलंत, किसी भी वर्ण को आधा करने पर काम आता है। यह है चंद्र बिंदु और नीचे है ये है विसर्ग, है ना, विसर्ग। और यह है नुक्ता, किसे कहेंगे, इसे हम कहेंगे नुक्ता, उर्दू के शब्दों में काम लिया जाता है। और यह है अनुस्वार, क्या है, अनुस्वार। देखो अलंत, चंद्रबिंदु, विसर्ग, नुक्ता और अनुस्वार, ये हो गए 5 सहायक चिन्ह। हिंदी वर्णमाला में सहायक चिन्ह कितने हैं, 5 है। ठीक है, हम वर्णमाला का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपको कोई बात समझ में ना आई हो, कोई परेशानी हो, समझ ना आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आपकी समस्या का समाधान करने के लिए मैं तत्पर हूँ और मुझे आशा है, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही शानदार लगेगा। लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आने वाले जो वीडियो लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन यानी कि सूचना आपको जल्द से जल्द मिल जाए और आप अपनी तैयारी और बेहतर ढंग से कर सको। जय हिंद।